अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। नाज़रीन, कल हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम, एक इंतहाई बड़ी खबर आई हमारे सूबे केपी से, जहां के वजीर आला की अचानक तब्दीली की खबरें गर्दिश करने लगी और फिर मालूम ये हुआ कि उन्होंने इमरान खान के अपने बानी के कहने पर ओहदा छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। अब इसको लेकर बहुत सारी चहमगोइयां होने लगी कि जी अब पहली बात तो ये कि ये सब हुआ क्यों है, और फिर ये कि इसके बाद जो नया आने वाला वजीर आला है उसके लिए किसको नामजद किया जाता है। तो जो नए वजीर आला है उनके लिए नाम सामने आया सुहेल आफरीदी का। फिर जब ये नाम सामने आए तो इस पर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। अब अली अमीन गंडापुर के हटाए जाने पर जो सवालात हैं वो, और ये जो नई नामजदगी है, ये मुंतखब हो भी पाएंगे वजीर आला, नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए, ये सारे सवालात जो कल से लेकर आज तक मेरे आपके जहनों में उठ रहे हैं, हमने अपने पैनल को आज मधु किया है खास इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। पैनल में कौन है ये मैं आपको बता देती हूँ। मोहम्मद बादशाह अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली फुरकान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, हमारे साथ इम्तियाज फारान साहब मौजूद हैं, और लाहौर ही से जुल्फकार राहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं अली फुरकान साहब आपसे। अली, बहुत सारी जगहों पर ये खबर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है या तो केपी के अंदर और फिर उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर। तो इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चहमगोइयां हो रही हैं इस सारे मामले को लेकर, इस पर हम बाद में आएंगे कि सुहेल आफरीदी को नामजद क्यों किया गया, किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए था, फर्दर आगे क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन पहले हमें जरा ये समझा दीजिएगा कि ये जो हुआ, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये किस तरह से हो गया, क्यों हो गया ये? जी, बिल्कुल यकीनन जैसा आप कह रही हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट थी सियासी मंजरनामे के ऊपर और उसके ऊपर चहमगोइयाँ अभी भी जारी हैं। मैं कल पेशावर में था, वहाँ पे भी खासी इस हवाले से सियासी गहमा-गहमी जो है वो देखने में मिली, ना सिर्फ सियासी सतह पे बल्कि इंतज़ामी सतह के ऊपर भी इस खबर को लेके और इस खबर से पहले भी जो है वो काफ़ी गहमा-गहमी जो है वो चल रही थी और उसके यकीनी तौर पे काफ़ी सारे असरात जो है वो नुमायाँ होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मौजूदा भी और आगे भी। एक बात तो जो आपने कहा कि क्यों अफरीदी साहब को जो है वो नामजद किया, यकीनन बहुत सारे सवालात हैं, वो बहुत नौजवान हैं, नातजर्बाकार हैं, पहली दफ़ा असेंबली के मेंबर बने हैं, इंतज़ामी अमूर पे कोई ज़्यादा उनकी नहीं है गिरफ्त। इसके अलावा पार्टी में भी उनकी हैसियत जो है वो बहुत नीचे की सतह की है, वो मरकज़ी सतह के कायद नहीं है, रहनुमा नहीं है केपीके में भी। तो इस लिहाज से यकीनन ये सवालात मौजूद है अपनी जगह। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ हो रही हैं उससे तो यही लगता है कि चूंकि वो मुराद सईद के बहुत करीब हैं, इंसाफ स्टूडेंट्स के हिस्सा रहे हैं और मुराद सईद ने गालिबन इस हवाले से जो है वो इमरान खान को कायल किया उनकी तकर्री और उनकी नामजदगी के लिए। ये बात तो तय हो चुकी थी कुछ पहले कि गंडापुर जो है वो अब ज्यादा अरसा नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने अपने अपने तौर पे ये कब तय हुआ था अली? यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कब तय हुआ, ये किस मामले, किस चीज ने तय किया कि अली अमीन जो है वो अब ज्यादा दिन नहीं चले? देखिए ये तो चहमगोइयाँ तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जब अलीमा खान के साथ उनका बराह रास्त तकरार शुरू हो गया जिसमें उन्होंने उन्हें गद्दार कह दिया, तो उसके बाद ये तय था कि यहाँ अब अली अमीन नहीं रहेंगे या अलीमा खान नहीं रहेंगी, या अलीमा खान का सियासत में किरदार खत्म होगा या अली अमीन वजारत आला और पीटीआई की जो फैसला साजी है उससे हाथ धो के बैठेंगे। तो ये बात तय थी और बिलाखिर जो है वो अली अमीन को ही जो है वो पड़ा है। तो ये उसके बाद से ही बहुत सारे जो पीटीआई के अंदर गिरोह हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे अपने अपने लोगों को जो है वो लॉबिंग करना शुरू कर दी थी। अभी ये हतमी नहीं है अफरीदी साहब का कि वो बन पाएंगे वज़ीर-ए-आला, क्योंकि पीटीआई की रवायत रही है वो फैसला साजी में इस किस्म के अनाउंसमेंट्स में को बदलते हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगाते। आप अगर याद करें इसी तरीके से जब स्पीकर का इंतखाब होना था केपी असेंबली का, तो बहुत सारे नामों का ऐलान हुआ और ये कोई चौथा नाम था सवाती साहब का जो आखिरी नाम साबित हुआ था और वो इसलिए तब्दील नहीं हो सका था कि वो आखिरी दिन अनाउंस हुआ जिसके बाद उनकी नॉमिनेशन जो है वो हो गई थी। तो इसलिए ये चहमगोइयाँ भी अपनी जगह मौजूद हैं और पीटीआई के अंदर भी ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और मुमकिन है कि इनकी तब्दीली भी जो है वो वाक़या हो सकती है हतमी इंतखाब से, क्योंकि अभी तक इस्तीफा जो है
वो मंजूर नहीं हुआ है। अभी इस्तीफा जो है उसमें कितना टाइम लगेगा, जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से बात हुई, वो इस हवाले से कोई जी। ज्यादा जल्दी में हमें दिखाई नहीं देते। वो बड़े मुतमिन है, बल्कि आज वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कल गालबन उनका शेड्यूल जो है वो कराची का है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे इस्तीफे को कि उन्होंने क्या करना है उसके ऊपर, और इसके कानूनी हैसियत को देखते हुए फैसला करेंगे। तो इतनी जल्दी जो है वो इस्तीफा मंजूर होता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए पीटीआई के अंदर जो इसकी एक कह सकते हैं वो कशमकश चल रही है, वो शायद अभी आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। ठीक है, आपने पीटीआई के अंदर चलने वाली कशमकश की बात की, तो नौशाद साहब मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है कि जो इतना बड़ा फैसला हुआ है, एक तो इसकी वजूहात मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, अलीमा खान पर जो इल्जामात लगाए गए, जिस तरह से एक वीडियो क्लिप उनकी तरफ से आया, क्या वही वीडियो क्लिप जो है वो इस सारी चीज का जिम्मेदार है? उसके बाद ही डिसाइड किया गया बानी की तरफ से कि उन्हें ये करना है, जब उन तक ये सारी चीजें खुद अली अमीन गंडापुर गए, उनके गोश गुजार की उनकी बहन अलीमा खान के हवाले से? और दूसरा, जैसे अली फरमा रहे थे कि धड़े बंदियां हैं, गिरोह बंदियां हैं पार्टी के अंदर, तो आपको लगता नहीं नौशाद साहब की ये तो फिर और बढ़ जाएंगी इस सारे फैसले के बाद? मजबूत तो नहीं हो रही होगी पीटीआई इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा आसान है इसको जज करना। अगर आप अलीमा खान साहिबा वाली बात माइनस करके देखें तो बाकी पार्टी हम्म। की सिचुएशन वही है जो इससे पहले थी और जो आइंदा भी होगी, जो नजर आ रहा है। क्योंकि सुहेल जो है, ये भी अली अमीन गंडापुर के कैंप के हैं। ये कोई ऐसी, इनके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है, या इनकी सियासत या इनकी जो सीजनिंग इतनी नहीं है, या इनकी इनिंग इतनी लंबी नहीं है कि ये क्या कहा जा सके कि ये परवेज खटक की तरह इनकी कोई जो सियासी वाबस्तगियां रही हैं, लोगों के साथ ताल्लुक है या उन्हें सर्व किया हुआ है। ये तो आईएसएफ के एक वो जिसे कह लीजिए रहे हैं सदर, और पहली दफा ये मुंतखब हुए। तो उनकी जो सियासी कद काठ है वो ऐसा नहीं है कि जिसके जिसके साथ लोग जुड़ सके या जो लोगों को सही। अपने करीब रखने की सलाहियत रखते हो। अब मामला सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है ये बात समझने और सोचने का, हम्म। कि आप ये समझ लीजिए कि अलीमा खान एपिसोड माइनस करें तो आपको कोई चीज तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब एक तो ये मामला है कि ये जो किया गया है इससे नुकसान मजीद बढ़ेगा बढ़ेगा इसलिए कि आपने एक मजीद जो है कमजोर हाथों में वजारत आला दे दी है, जिसके ऊपर पहले ही बहुत आर्ग्यूमेंट है। और न सिर्फ आर्ग्यूमेंट है बल्कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर केपी के इस वक्त जिसे कह लीजिए दहशत गर्दी का शिकार है। वहां पहले ही इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और उन इश्यूज की वजह से आप कोई और प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते अब इन हालात में। और खास तौर पर जब आपने उसको टैग कर दिया इस बात से कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है वो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की है, उनके खिलाफ जो फौज की या आपकी हुकूमत की जो पॉलिसी है नो टॉलरेंस की, उसके अगेंस्ट है। अब इन हालात में एक बिल्कुल नौजायदा जो सियासतदान है उसको जिम्मेदारी देकर ये समझना कि जी ये ना सिर्फ इदारे के साथ बातचीत की पोजीशन में होंगे बल्कि हुकूमत यानी विफाक से भी काम कर सकेंगे, और ना सिर्फ ये फिर ये पार्टी को भी जोड़ सकेंगे और ऐसा एक जिसे कह लीजिए कि एक डेवलप करेंगे कोई सिस्टम जिसके तहत बानी तरीके इंसाफ जो है वो रिहा हो जाएंगे। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि एक तो जो अली अमीन गंडापुर हैं, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने वाजे तौर पर यह बता दिया था इमरान खान साहब को कि वो उनकी रिहाई के लिए, फौरी तौर पर रिहाई के लिए कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। उनको ये रिहाई जो है अगले साल डेढ़ साल नजर नहीं आती, एक बात। दूसरी बात, जो ठीक हो उन्होंने गया। उस मुलाकात के बाद आके जो अलीमा खान साहिबा के बारे में गुफ्तगू की, वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। जो जो जलसा हुकूमत के पैसे से करोड़ों रुपए लगाकर जो पेशावर का जलसा हो रहा था, उसके अंदर अलीमा खान साहिबा के ऊपर गुफ्तगू की गई मनफी अंदाज में, अली मोहम्मद खान के ऊपर गुफ्तगू की गई जो मुखालफिन थे, फिर वो बद इंतजामी का शिकार हुआ। लोग वहां पर उस तरह से नहीं आए। वहां पे होटलों के 50-60 होटल आपने बुक किए हुए थे, जो रियासती जितने भी आपके पास रहने की जगह हो सकती वो सब बुक थे। उसके बावजूद वहां पे बंदे उस तादाद में मौजूद नहीं थे। अगर पीटीआई केपी के अंदर पेशावर में शो करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर पीटीआई कहां पे जो है ना अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकती। तो ये उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसने भी अली अमीन गंडापुर के जैसे कह लीजिए कि बेड़ियों में जो है ना मजीद बट्टे डाल दिए। और ये जो अलीमा खान का मामला है, जो मौरूसियत की जो
एक आपको मरूसियत के खिलाफ जंग लड़ने वाली जो जमात थी उसके अंदर बहन को अगर कुछ कहा गया तो फिर माफी नहीं मिल सकती, और वो माफी नहीं मिली अली मीन गंडापुर को। इसी एक बुनियाद के ऊपर उनको हटा दिया गया। मैं बाकी फैक्टर भी यही शामिल थे, सवाल, ये जो नुक्ता लेकिन उठाया है सबसे अभी इंपॉर्टेंट पहलू जो नौशाद है साहब आसमा ने, वो नौशाद ये साहब होगा, आपकी इजाजत से। वो ये होगा, सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, वो ये होगा कि जी जी पीटीआई सर। को मजीद प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी आने वाले वक्त में, और मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। ठीक है, मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट जुल्फकार राज साहब, नौशाद साहब ने फरमाया कि जमहूरियत का दावा करने वाली पार्टी के अंदर ये एक उनकी बहन पर इल्जाम लगाने की वजह से एक वजीर आला जो है उनको फारिग कर दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ये सवाल बहुत सारे जहनों में उठ रहा है कि क्यों एक बड़ी पार्टी होने के जो दावेदार है पीटीआई, उसके अंदर कोई मुशावरती इजलास नहीं हुआ, किसी से कोई बातचीत नहीं की। इमरान खान साहब ने बस एक हुक्म सादिर किया और फिर मिनो अन उनके हुक्म के ऊपर अमल दरामद हुआ। आसमा, जिस शख्स का नाम इमरान खान है वो मुशावरत के कायल ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो डेमोक्रेट आते हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं, और जो डिक्टेटर आते हैं वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान साहब का तो पूरा माजी इस बात का गवाह है कि वो कभी भी वो डेमोक्रेटिक इस तरह के नॉर्म्स पे बिलीव करने वाले शख्स नहीं है। वो फैसले इसी तरह ही करते हैं। बुजदार साहब को जब लाया गया तो बुजदार साहब का मेरिट सिर्फ उन्होंने ये बताया। हमारी कोई मीटिंग थी कुछ जर्नलिस्टों की, तो हमने पूछा, मैंने बल्कि सवाल किया, मैंने कहा खान साहब, अगर एक किसी फैक्ट्री का मिल का मैनेजर रखना हो तो उसका एक सीवी होता है, उसकी एक जॉब होती है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बाद उसको फाइनल किया जाता है। तो आपने 62% पाकिस्तान का सूबा, दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क, इसका आपने चीफ मिनिस्टर लगा दिया है, तो इसका मेरिट क्या है? तो उन्होंने कहा जी वो देखें, बड़ा सिंपल आदमी, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं, बाकी सब लोगों के अपने अपने एजेंडे थे, तो वो उसके गांव में तो उसके घर में तो बिजली भी नहीं है। तो ये मेरिट था उसके लगाने का कि जो मैं उसको कहूंगा वो करेगा, ये उनके अल्फाज थे। अभी भी जो शख्स उनके कहे से थोड़ा सा बाहर जाता है तो वो उनकी लाइफ में, उनकी डिक्शनरी में फारग हो जाता है। अली मीन गंडापुर की सिर्फ ये गुस्ताखी नहीं है कि उसने उनकी बहन के कोई हुक्म अदूली किया, ये एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है, पेशावर का जलसा बना है, पेशावर के जलसे पे खान साहब को ये कहा गया था कि जलसा इतना बड़ा होगा कि उसके बाद हुकूमत हिल जाएगी, स्टेब्लिशमेंट 0 पॉइंट के ऊपर आके माफिया मांग रही होगी और आपको रहा करके वो वापस भेज देंगे। इस तरह की कहानी सुनाई गई। खान साहब ऐसी कहानी सुनने के बड़े शौकीन हैं। आपको पता है कि जमान पार्क में जब सूरत हाल थी और जब उनको वर्कर प्रोटेक्ट कर रहे थे तो चंद यूट्यूबर ने क्या कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि खान साहब, अभी एक ट्वीट आपने करना है तो ये टर्की को कौम ने भूल जाना है, 5 लाख लोग इधर आएंगे, आपकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। तो ये खान साहब के दिमाग के अंदर उस वक्त भी था, उनके दिमाग के अंदर आज भी किसी ने डाला। और सबसे बड़ी जो बात हुई तब्दीली की वो ये थी कि अली मीन गंडापुर साहब जिस दिन मिल के आए, लास्ट मुलाकात जो हुई, उस मुलाकात में अली मीन गंडापुर साहब ने कहा, उसने कहा कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी रिहाई के रास्ते में रुकावट है, आपका जो सोशल मीडिया है वो आपके रिहाई के रास्ते में रुकावट है, हम जो सूरत हाल सीधी करते हैं ये शाम तक उसको खराब कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिहाई हो तो खुदा के लिए अपने सोशल मीडिया को ठीक करें, अपनी बहन को समझाएं। ये किसी और काम नहीं, तो उसी वक्त कहा, साफ साफ नजर नहीं आ रही। खान साहब ने जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा जी कि आप इस्तीफा दे दें। अगर अली मीन गंडापुर साहब हालत ये है, सॉरी आवाज आ रही है जी? मेरी तरफ से शायद सिग्नल्स का कोई इशू आया था। अभी अभी कंटिन्यू कीजिएगा सर, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। वो बाहर आए, उन्होंने आके अपना गुस्सा निकाला और उसके बाद इस्तीफा देने का फैसला हो गया। लेकिन ये उसी तरह का ट्रैप है जिस तरह पीटीआई को पहले एक ट्रैप में लाया गया था जब केपी और पंजाब की गवर्नमेंट उन्होंने खत्म कर दी थी। बहुत समझाया गया था, परवेज लाई से लेके सब ने समझाया कि खान साहब आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, खुदा के लिए ये ना करें, लेकिन आपके ये दो बड़े मोर्चे हैं, दोनों मोर्चे खत्म ना करें। तो उन्होंने खत्म कर दिए। ये भी एक ऐसा ट्रैप है और ऐसा फैसला करवाया गया है। अब जिस साहब को सेल अफरीदी साहब को लाया गया है,
ये जाहिर है ISF के लीडर थे, सबको पता है, नौजवान है। अब मामलात खान साहब सुपुर्द करना चाह रहे हैं KP के नौजवानों के हाथ में, और जी उसने जी ये कहा है, मैसेज ये भेजा है खान साहब को कि जी सेल अफरीदी साहब आएंगे, मुराद सईद के ये दोस्त है, मुराद सईद का पीछे नैरेटिव चलेगा और ये इतना बड़ा माप लेके इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे कि अब मैं, वो एक सेंसिटिव बात है, वो उसको नहीं मैं करना चाहता, नवंबर का जिक्र हुआ जी कि उस जी दौरान ये ऐसा कुछ कर देंगे कि ये सारी इस्टेब्लिशमेंट को और सबको, रियासत को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने पे और आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये सेल अफरीदी का जो मामला है, ये बहुत सेंसिटिव इसलिए भी है कि याद होगा आपको, ये वही साहब हैं जिनका जिक्र डार्क वेब पे जो डॉक्यूमेंट्स आए थे राज से ताल्लुक के हवाले से, उसमें भी इनका नाम था, और उसकी इंक्वायरी NCCI कर रही है। इसके अलावा एक दो और केसेस भी चल रहे हैं। तो अभी सही है। मैं वैसे जाती तौर पे समझता हूं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अली मीर गंडापुर साहब को इतना इजी ना लें। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, ठीक है। टेंडर कर दिया। आज हाँ। का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना, मैं आज मैं इलेक्शन मैं कमीशन यही ने यही सारे बात मैं इनके चाह रही थी कि लोगों मैं को, इम्तियाज फरहान साहब से पूछ लेती। जो आपने फरमाया अभी तो जुल्फकार राज साहब इलेक्शन के अली कमीशन अमीन वाला गंडापुर साहब आज को इतना इजी नहीं इंडिकेशन है, लेना चाहिए, मैसेज है क्योंकि उन्होंने कि आगे रिजाइन तो चल के किया है, तमाशा लेकिन और रेजिग्नेशन होगा। में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मैंने ये संभाला था वजीर आला का ओहदा, तो उस वक्त KP में, इस सूबे में जो माली बदउनवानी थी, जो करप्शन थी, वो उरूज पर थी। तो एक तरह से उन्होंने जिम्मेदारी जो है वो बाकी सारी पार्टी पर डाल दी और अपने आप को कहीं ना कहीं क्रेडिट देने की कोशिश की है। इम्तियाज फरहान साहब, बहुत सारी जगहों से ये इत्तलात आ रही हैं, अली फुरकान भी आपके साथ हैं, हम चाहेंगे कि फिर ब्रेक से पहले उनसे भी एक दफा इसमें हाँ या ना में उनसे पूछ ले। इत्तलात ये है कि उनकी वापसी के लिए, वापसी क्या चले, अभी तो रुखसत भी नहीं हुए, इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उनको रोकने के लिए, वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स हो रही है। इम्तियाज साहब, आपके पास है कोई ऐसी इत्तलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बैरिस्टर आज जो उनके चेयरमैन है, उस हवाले से बात आ रही है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है मुलाकात के लिए इमरान खान से, तो उससे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस सूरत में ये इस्तीफे को वापस लिया जाए और अली अमीन गंडापुर को कहा जाए। ये बात ये अपनी जगह है। और जो जिस तरह साथी फरमा रहे हैं, इसको ट्राइंगल डिबेट हो रहा है और एक चौथा दाविया भी है। एक तो नंबर 1 ये है कि जब सलमान अकरम राजा ने ये रीजन पेश किया कि वाकया औरंगजेब की वजह से, कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा, पहली दफा ये सुनने में आया कि चेयरमैन बहुत दुखी है हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों की शहादत पर, और क्योंकि उनकी वजह से ये खाना औरंगजेब की वजह से उनसे कहा है कि इस्तीफा दे दे, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्तीफा भी आ जाएगा और तब्दीली भी हो जाएगी। दूसरी बात वही आ रही है अलीमा खान साहिबा वाली कि जनाब अलीमा खान की वजह से ऐसा हुआ। अलीमा खान वाले पे मुझे यकीन इसलिए नहीं है कि फिर अजीब भाई है कि फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं किया उन्होंने और 10 दिन के बाद रिएक्ट कर रहे हैं। और जबकि अली अमीन गंडापुर ने जो वीडियो रिलीज की थी उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि मैंने चेयरमैन को आगाह कर दिया है, और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि चेयरमैन मुत्तफिक है इस सारी सूरत हाल से, और उन्होंने और उन्हीं की वजह से बाहर आके किया। फिर तीसरी अगर अब बात होती है कि अब मौलाना फजल रहमान से भी इख्तिलाफ सामने आया, उनके लिए बहुत इंतहाई सूरत हाल में उन्होंने गुफ्तगू की थी, जिसको JY मेरी मालिक जो उनके गौरी साहब है, असलम गौरी साहब, उसके बाद मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई इस पे तो हम रिएक्ट करेंगे और मौके की मुनासबत से रिएक्ट करेंगे। ये 3 चीजें सामने आ रही है। या तो ये है कि सलमान अकरम राजा झूठ बोल रहे हैं और वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट, वो भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से माफी का आगाज हो गया है। पहले मरहले में उन्होंने माजरत की है और अफसोस का इजहार किया है कि औरंगजेब वाक़े में जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत हमारे 11 जवान शहीद हुए, उसके पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। अब बात आ जाती है सुहेल खान वाली, जो जुल्फकार राहत साहब ने कही, बात बिल्कुल सही है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, साइबर क्राइम को वो वांटेड है, साइबर क्राइम से, और ये रॉ वाला जो है ये अभी हमारा जो अगला सेगमेंट है इम्तियाज साहब, इस सेगमेंट में हम चाह रहे थे कि हम अभी जो इस्तीफा आया है उस हवाले से बात कर लेते हैं, और फिर जो अगली नामजदगी है इनकी सुहेल अफरीदी की, वो मुंतखब हो पाएंगे, वज़ीर आला बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, उस पर हम जरूर बात करेंगे। ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले
अली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पेशावर में मौजूद थे कल, आपकी गवर्नर से भी मुतादिद बार इस सारे हवाले से बात हुई है, बहुत सारी जगहों से ये इत्तलात आ रही है। मिसाल यूसुफजई साहबा जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी तौर गंडापुर साहब को रोका जा सके। ये हो जाएगा? रुक जाएंगे वो? जी, ये बिल्कुल चैमगोइयाँ हैं और ये चैमगोइयाँ तक़वियत पकड़ेगी। आप देखिए कि 14 घंटे हो चुके हैं अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी हुए, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ है। ये मैं बिल्कुल आपको इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि गवर्नर हाउस से की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक उनको अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो उनका इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से ये चैमगोइयाँ होंगी, ये तक़वियत पकड़ेंगी, लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं होगा। अगर उनका इस्तीफ़ा जो है वो अनाउंस कर चुके हैं। अली, ये जो मौसूली में डिले है या उधर से भिजवाने में जो डिले है, उसकी वजूहात यही है कि एफर्ट्स हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है कि ओके फाइन, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने इससे पहले एक पोस्ट की थी जिसको उन्होंने डिलीट किया था। उसके बाद पहले उन्होंने अपने मुस्ताफी होने की, यकीनन उसके पीछे कुछ ना कुछ उनकी सोच थी। फिर उन्होंने इस्तीफा के ऊपर दस्तखत किए, उसको पोस्ट किया, लेकिन वो अभी तक जो है वो गवर्नर को मौसूल नहीं हुआ है। तो यकीनन पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मैं इस पे कह नहीं सकता। लेकिन अली अमीन अब चूंकि मुस्ताफी हो चुके हैं, तो मुझे लगता है तकनीकी और कानूनी तौर पे उन्हें शायद दोबारा मुंतखब होना पड़ेगा। अगर इमरान खान अपना फैसला वापस लेते हैं तो उसके लिए असेंबली में उन्हें दोबारा जो है वो इंतखाब करना होगा, उनका दोबारा वोट होगा। मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं। की तरफ से भी ऐसी कोशिश की जा रही है कि चले अब अगर केपी में ये मामला कर बैठी है पीटीआई, तो इस मामले को उनके लिए गंभीर बना दिया जाए। इस मामले को पीटीआई के लिए कितना गंभीर बना सकती है अपोजिशन जमातें, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो भी अपना जो उम्मीदवार है उसको सामने लेकर आएंगे। हालांकि सीट्स में भी बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। एक तरफ तकरीबन 150 सीटें हैं और एक तरफ 50 से कुछ ऊपर सीटें, अगर अपोजिशन की सीट सब मिलाकर भी बात करें। और सुहेल आफरीदी पर जिस तरह से बहुत सारे केसेस की बात हो रही है, बहुत सारे मामलों में उनके इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी जिक्र हो रहा है कि जी पहला तो इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ, तो ये किस तरह से हो जाएंगी। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं केपी की, जहां के वजीर आला इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ये इस्तीफा जो है अभी बाकायदा तौर पर मौसूल नहीं हुआ है गवर्नर हाउस के अंदर। लेकिन नई नामजदगी जो है वो फौरन से जाहिर है कि हमारे सामने आ गई थी, आ भी जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो नाम आया है इसको बहुत ज्यादा अब डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले सेगमेंट में भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस हवाले से बात कर रहे थे। दोबारा से पैनल के पास वापस चलते हैं। मुझे जुल्फकार राजा साहब आप फरमा दीजिएगा कि वाई सुहेल आफरीदी, इससे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये बहुत सारे नाम ऐसे सामने आते रहे हैं पीटीआई की तरफ से, जिन पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अचंभे का, बहुत हैरत का बाज़-औक़ात इज़हार किया। उस्मान बुज़दार उनमें से एक थे। इवन जब चेयरमैन का इंतखाब किया जाना था, बैरिस्टर गौहर का जब नाम सामने आया, तब भी इसी तरह की चैमगोइयां हमारे सामने आई थी। लेकिन सुहेल आफरीदी को लेकर बहुत सारे मामलात जो है वो भी सामने आ रहे हैं कि शायद वो मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनकी वजह से भी वजीर आला नहीं बन पाएंगे। कल हम देख रहे थे कि नदीम अफजल चंद साहब एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, वो भी फरमा रहे थे कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वजीर आला बन सके। तो क्या पीटीआई को ये सारी चीजें मालूम नहीं थी, इमरान खान को ये सारी चीजें मालूम नहीं है, फिर क्यों इस तरह की कंट्रोवर्शियल फैसले जो है वो किए जाते हैं? आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी जो है वो वजीर आला केपी बन पाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी? देखिए आसमा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, कोई बहुत तहकीक की जरूरत नहीं। एक आम विजडम रखने वाला, ग्राउंड रियलिटी को समझने वाला कोई भी शख्स इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि इसका नतीजा निकलेगा क्या। मैंने तो कल भी इस पे वीलॉग किया और मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और उसकी वजह बुनियादी ये है कि अली मीन गंडापुर को सारी दुनिया कह रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, थ्रू है, राब्ते में है। पहली चीज, मौजूदा जो साहब आ रहे हैं, सारी दुनिया को पता है ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, और सबको पता है कि इनका एजेंडा क्या है। और रा के साथ ताल्लुक इनके पहले ही सामने लाए जा चुके हैं या आ चुके हैं। अब इस तरह के केसेस की मौजूदगी में एक ऐसा शख्स जो मुराद सईद का दोस्त है, यंग है, सारे नौजवान उसके साथ चलने को तैयार हैं, केपी के अंदर जो ऐसी सिचुएशन के अंदर पहली बात तो यह है कि अली मीन गंडापुर साहब को अगर रियासत सपोर्ट कर रही है, वफाक सपोर्ट कर रहा है, तो वो छोड़ेगा क्यों इस सारा मामला। अब ये उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे के अंदर भी कई उन्होंने चीजें छोड़ दी है।
जिस पे पीटीआई कह रही है कि जी इस नरसुका में कई और जानबूझ के ये रखे गए हैं। पहली चीज तो ये है कि 15 दिन ले सकते हैं गवर्नर साहब जी जी। अकॉर्डिंग टू रूल्स। उसके बाद ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर वो साइन नहीं करते तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है आसमा, ये हम्म। नया इजलास बुलाना है, फिर गवर्नर साहब की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जो पंजाब के अंदर सीन हुआ था, आपने देखा था कि हमजा शहबाज साहब वाला और परवेज लाई साहब वाला, वो उसी तरह का सीन भी बन सकता है। फिर कोर्ट बीच में आ सकती है, फिर स्टे हो सकता है। और ये ज़हन में रखिए हम्म। कि जितनी देर तक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता, पुराना चीफ मिनिस्टर काम करेगा और उसकी कैबिनेट काम करेगी। अच्छा, ये हम्म। सारी रुकावटें हैं एक ऐसे मौके के ऊपर। इसकी टाइमिंग देखें कि केपी के अंदर हो क्या रहा है, और केपी के हम्म। अंदर क्या कोई ऐसा वजीर आला अफोर्ड किया जा सकता है जो रियासत से टकराने का इरादा रखता हो, जो बिल्कुल एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता हो। तो आप मुझे ये ऐसे बताएं हालात में कि तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं। हालात के अंदर कौन इजाजत देगा, कौन अलाउ करेगा, और ये कैसे इंतखाब होगा। हम्म। ये हम्म। एक कांटों कांटों के ऊपर चल के ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है जो इमरान खान साहब ने इसको शुरू किया है। और खान साहब कैलकुलेशन हमेशा करते नहीं, स्टेप ले लेते हैं और हाँ उसके बाद फिर फायरबैक हाँ। चीजें होती हैं। ये भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक ट्रैप है। और उनको अब देखिए ना, दो दो चीजें हैं। अगर अली मीन गंडापुर जी साहब जी। इसके बावजूद सस्टेन कर जाते हैं, रुक जाते हैं, और कल को 54 लोग तो अपोजिशन के हैं, 73 इनको चाहिए गवर्नमेंट को सिंपल जी मेजोरिटी जी। के लिए, जी। 10-20 लोग आपने इधर उधर करने हैं, और आज इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ गया है। आप मुझे बताएं ना, ये हाँ। टाइमिंग देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ये सारे लोग इंडिपेंडेंट है, जिधर मर्जी जाना चाहें। तो ऐसे हम्म। हालात के अंदर 10-20-30 लोगों को इधर उधर करना कोई इशू है? तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल है कि ये जो फैसला है ये आगे बढ़ सकेगा, ये एग्जीक्यूट बीस हो बाईस लोगों के बारे सकेगा। में तो पहले ही कहा जा रहा है अली कि मीन उन्होंने कहीं गंडापुर और जो है वो हलफनामे जमा और दूसरी करा बात दिए हैं। आसमा, दूसरी बात कि जी सर। अली मीन गंडापुर साहब अगर इस जुर्म में फारग किया जा रहा है कि उसका स्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, और वो सेरा से पीटीए के साथ नहीं चल रहा, तो क्या स्टेब्लिशमेंट ये मैसेज लोगों को देगी कि जो हमारे साथ चलता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं? तो ये ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी सूरत में ये पीटीआई इसमें बुरी तरह से पिटेगी ये सारे फैसले में, और अल्टीमेटली फिर शायद इनको रुजू ठीक है करना पड़े अली जैसे फरमान, अभी आप भी ये बात हो रही समझते है। हैं कि लेकिन हमेशा की उसके तरह बाद जैसे बहुत अली सारे मीन फैसले गंडापुर साहब अपनी असेंबली तोड़ने शरारत का खेलेंगे। फैसला हो, बहुत सारे और मामला जिनको लेकर इमरान खान साहब पर हमेशा तनकीद होती रही है कि वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों में वो सोचते समझते नहीं है, जज्बात से फैसला करते हैं। तो आपको भी लगता है कि अगर इसकी टाइमिंग देखी जाए इस सारे फैसले की, सारे मामले की, तो आपको लगता है कि एक जज्बाती फैसला था और इस पर कहीं ना कहीं जाकर आने वाले दिनों में हम देख रहे होंगे कि पीटीआई को पछताना पड़ेगा? आप देखिए ना कि इस फैसले के ऊपर कोई मुशावरत कहीं पे कोई जो है वो फैसला साजी से पहले सीनियर क़यादत के दरमियान कोई बातचीत किसी किस्म की डिस्कशन ना ही सूबाई हुकूमत के सूबाई जो पार्लिमानी पार्टी है वहाँ कोई फैसला हुआ, ना कोई बातचीत हुई, ना किससे राय ली गई, ना किसी को इस हवाले से राय से आगाह किया गया। ये अचानक फैसला जो बिल्कुल। है वो आता है। अगरचे उस हवाले से चीज़ें या क्यासराइयाँ मौजूद थी और वो चहमगोइयाँ ज़रूर हो रही थी, लेकिन किसी सतह पे पार्टी के ऊपर कोई फैसला या फैसला साजी से पहले कोई मशावरती अमल नहीं हुआ। तो ये तो कहा जा सकता है कि फैसला जो है वो बगैर मशावरत के जो है वो सामने आया है। इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पीटीआई के अंदर भी और पीटीआई के बाहर भी। पीटीआई के अंदर से सवालात जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं। यकीनी तौर पे उन्हीं के नतीजे में जो है ये कहा जा रहा है कि इनकी जो इनका वोट है या इनका इंतखाब है उसमें कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये कि सुहेल अफरीदी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा उनको साफ रास्ता नहीं मिलेगा इदारों की जानिब से उनको इंतखाब के सिलसिले में या इस राह तक पहुंचने के लिए। दूसरा पहलू ये है कि पीटीआई के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इतने मकबूल या इतने इंतज़ामी तौर पे या पार्टी की सतह पे इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं रखते कि वो पार्टी के तमाम लोगों को अपनी तरफ कायल कर सकें। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि अगर जिस तरीके से ये जिक्र किया गया अभी के आज़ाद करार दे दिया गया है पीटीआई के तमाम 91 या 92 जो अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। उसके बाद अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ये अगर कोई फैसला कर लेते हैं कि हमने हुकूमत बनानी है
तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाना, बशर्त के ये तीनों बड़ी जमातें, तीनों बड़े जो रहनुमा हैं वो इसका फैसला कर लें कि वो एक हुकूमत बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर ठीक कोई हो गया। बातचीत नहीं हुई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की आज मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी उनकी इस हवाले से बातचीत हुई है। कल उन्होंने पार्लिमानी पार्टी और अपोजिशन लीडर के साथ मीटिंग की है और वो जा रहे हैं बिलावल भुट्टो से मिलने के लिए कराची भी। तो इस हवाले से ये मीटिंग्स जो है वो काफी अहम होंगी कि वो क्या फैसला या किस नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, नौशाद साहब, आपको लगता है कि पीटीआई को इस फैसले के बाद ये जो कुछ हुआ है लेने के देने पड़ सकते हैं, जिस तरह की सिचुएशन अली फुरकान साहब फरमा रहे हैं? जी यकीनन पढ़ सकते हैं। देखिए जो जुल्फकार राहत साहब ने फरमाया ना, वो जरा उस पर और गौर कीजिए कि एक शख्स जिसके जी जी। रॉ के साथ ताल्लुकात की बात हो ना हो, ये एक बहस और है, लेकिन फर्ज कीजिए कि एक इल्जाम मौजूद हो तो, इल्जाम है, और ठीक है। खास तौर पर टाइमिंग जो होती है वो बड़ी मैटर करती है पॉलिटिक्स, और ये हमारे एनालिसिस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो जुल्फकार राहत साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने अगर आज आजाद करार दिया है तो उसकी रीजन है। अब ये जो अली फुरकान साहब वाली बात है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस मौके के ऊपर दूसरी जगह पे, कि क्या वो हाँ, जमातें जो इसकी इनकी मुखालिफ हैं वो ये फैसला करती हैं कि उन्होंने हुकूमत बनानी है। अगर वो ये फैसला कर लेती हैं तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आला जो है, जो नामजद वजीर आला, वो हार जाएगा। उसकी वजह यह है कि स्टैब्लिशमेंट, जब आप एंटी स्टैब्लिशमेंट खड़े होके एक शख्स को लाएं जिसके ऊपर बहुत स्वीयर इल्जामात हों, और ये कहकर लाया जाए, उसको दिया जाए कि जी वो उस पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं जो विफाक की और जो आपके इदारों की, ये स्टैब्लिशमेंट की है, तो उसके लिए लाने के लिए केपी के, और खास तौर पर केपी जो है वो इस वक्त जो है उसके अंदर जो हालत है वो आपके सामने है। औरंगजेई के अंदर जो कुछ हुआ, आप लफ्जी तौर पर जो मर्जी अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम जो विफाक की पॉलिसी है और जो इदारों की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, हम उससे इख्तलाफ रखते हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बंदा हमने चुना है जिसका नाम सोहेल अफरीदी है, और वो इन मामलात के अंदर पीटीआई का मौकफ लेके चलेगा। तो पीटीआई का अगर मौकफ चलना या उसको एक्सेप्ट किया जाना होता तो वो गंडापुर साहब कई कई बार वो जो मौकफ है वो बानी तरीके साहब का सामने रख चुके हैं, उसके अगेंस्ट ही ये फैसला किया गया। और कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर लाइंस में कहा गया कि किसी ऐसे नए नेक्सस को बनने नहीं दिया जाएगा। ये जो लाइंस हैं ये बड़ी अहम हैं, उनको समझने की जरूरत है। तो अगर तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे ये तय कर लेती है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह वो अपना वजीर लाना चाहते हैं, तो फिर ये अल्टीमेटली पीटीआई की हुकूमत वहां नहीं रहेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप वो किसी आप भी भी वक्त दिख रहा है वहां कि से एक ग्रुप जो गवर्नर है जो वो एफर्ट्स करने सामने जा आ रहे जाएगा। हैं, जो मीटिंग्स हो रही और होंगी, मैं आपको लगता है कि ऐसा कोई फैसला हो सकता है, ये लोग मुत्तहिद हो सकते हैं पीटीआई के खिलाफ? जी यकीनन फैसला हो सकता है। मैंने आपको बताया जो वजह बताई गई है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े होने वाला जो मामला है, जी वहां जी। एस्टेब्लिशमेंट इनको राजी करने के लिए जोर लगा और सकती है। अगर एक मामला। पीटीआई दूसरी, अगर पीटीआई ये सारा मामला समझते हुए कोई नाम तब्दील कर देती है, तो फिर आपको लगता है कि कोई नहीं, चांसेस रहेंगे पीटीआई के लिए? हो सकता है कि अगर वो ऐसा बंदा लें जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जो कंफर्टेबल हो, और ये इस तरह की कोई ठीक है। पॉलिसी तब्दीली की बात ना हो रही हो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू ना कर रहे हो, तो फिर मुमकिन है कि वो ठहर जाए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो जो कैच है ना, वो ये है, जो समझने जी की जरूरत है इस वक्त, कि जी जी। जो पीटीआई की अपनी क़यादत है केपीके की, उसके हम्म, अंदर जो धड़े हैं वो उनको आप हवा दे रहे हैं, ये सब कुछ करके ये आप रीजनिंग दे रहे हैं उनको कि वो ऐसा एक हम्म, धड़ा सामने आए जो बानी के खिलाफ खड़ा हो जाए, और केपीके में असल में पीटीआई के जो जो जवाल का जो एक्चुअल स्टार्ट है वो शुरू हो जाए केपीके के अंदर। अगर आप ये पीछे ना हटे अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से, सही तो हो गया आपको नौशाद साहब, प्रॉब्लम आ टाइम कम सकती है है, बहुत ब्रेक सी। लेने हैं मुझे। इम्तियाज फाराम साहब, सर आप फरमा दीजिएगा कि ये पीटीआई को ऐसे लग रहा है कि एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रही है, और शायद ये गड्ढा उसने अपने लिए खुद खोद लिया है अपने वजीर आला को हटाकर। जो सिचुएशन हमें हमारे बाकी पैनल ने बताई है, समझाई है, कि एक तो देखें, अगर वो अपना ये इस मौजूदा वजीर आला वाला फैसला वापस लेते हैं, सोहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, ये फैसला वो वापस भी लेते हैं, तो फिर दोबारा से वजीर आला का इंतखाब होगा, अगर कानूनी तकाजों को और बाकी सारी चीजों को, रूल्स को देखा जाए। देखिए, ये जो अभी अली ने एक बात की, तो ऐसा मेरी नजर से कोई ऐसा लॉ नहीं है कि सिर्फ अनाउंसमेंट को ही एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसके लिए फिर एक कानूनी तकाजे पूरे हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी एक दरार पड़ चुकी है, और वो ट्रस्ट ब्रीच होने की भी एक, आप कह सकते हैं उसको, कि आपस में ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। और जाहिर है कि जो अली अमीन गंडापुर का जो अपना एक अंदाज है काम करने का,
वो भी सबके सामने है कि वो अपने जिस अंदाज में काम करते हैं उसके अंदर भी रुकावट आई है। और दूसरी जानिब जो ये सुहेल आफरीदी साहब की बात है, तो देखें अभी अली ने भी बताया और हमारे दूसरे दोस्तों ने भी बताया कि यहाँ पर जो कुंडी साहब हैं, ना सिर्फ इधर, फिर वो नवाब शाह में प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी भी यहीं पर मौजूद है। तो जाहिर है कि उनसे भी एक गुफ्तगू होनी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अपोजिशन जमाते वहाँ पे JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ना भी चाहें, तो कम से कम वो PTI से ऐसे बंदे को सपोर्ट करेंगे कि जो एक तो वफाक के साथ चले और दूसरा अपोजिशन के साथ चले। और आपको पता है कि कल ये वाकया हुआ कि राना सनाउल्लाह और जो फाता के लिए आए जिया लंजार के पास नवाब शाह में, वहाँ उनकी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो मामला चल रहे थे, जो हल्के फुल्के इख्तलाफात थे, उसको भी तय करने के ऊपर बात हुई। आपने देखा कि कल मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कोई इस तरह की बात नहीं की कि जैसे कोई जिससे और तनाजा बढ़े, और सिंध हुकूमत की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सीज फायर है। और फिर ये इलेक्शन कमीशन जो जुल्फकार राहत साहब बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन का फैसला, टाइम बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा PTI ने ये किया है करती है। पहले हम देख रहे थे गलत कि फैसले करती इख्तलाफात है। जो है वो बड़े हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब इन इख्तलाफात को हवा देने की बजाय इन इख्तलाफात को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है KP की सूरत हाल देखते हुए। और अगर ये इख्तलाफात इसी तरह से दबे रहते हैं और ये जो इख्तलाफ है ये एक दफा फिर से एक बड़े इत्तेहाद में तब्दील हो जाता है, तो फिर PTI के लिए KP के अंदर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अगर अपोजिशन जमातें चाहें तो मिलकर अपना वजीर आला मुंतखब करवा सकती हैं। आज का ये मामला इंतहाई अहम, हमने दोनों सेगमेंट्स पे इस पे बात की। एक और मामला जिस पर हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखे रहे हैं, न्यूज़ वन आपको अपने बुलेटिन्स में, अपने मुख्तलिफ शोज में बताता रहा है, हम भी अपने इस शो में डिस्कस करते रहे हैं, वो है जी गजा में अमन का मामला। अब गजा से अच्छी खबर आई है कि वहां पर अमन कायम हो चुका है। अभी राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो मुकम्मल सीज फायर वहां पर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर कब तक रहेगा, इस पर अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। इन्हीं डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गाजा की कुछ बात करेंगे, जहां इस वक्त जुज़वी तौर पर जो इनकलाब होना है इजरायली फौज का वो जारी है। अमन के क़याम के हवाले से बहुत ज्यादा उम्मीद हो चली है, लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ बहुत सारे सवालात भी हमारे जहनों में हैं। ये सवालात अपने पैनल के सामने रखते हैं। नौशाद साहब, बहुत बार हमने देखा इजराइल अपने वादों से फिरा। बहुत दफा हमने देखा कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं, बल्कि बहुत बार ऐसा हुआ, मुतादिद बार ऐसा हुआ कि गजा को लेकर, फलस्तीनियों को लेकर अपने जो वादे थे उन पर अमल दरामद नहीं किया, कहीं ना कहीं डंडी जरूर मारी। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जब इजरायली फौज का जुज़वी तौर पर इनखला हो रहा होगा, उधर से कुछ कैदी छोड़े जा रहे होंगे, तो ये हो सकता है कि जब तमाम यरगमाली जो रिहा कर दिए जाएं तो इजराइल और अमेरिका दोनों जो है अपने वादों से, अपने प्रोमिस से पीछे हट जाए। नौशाद साहब, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। अब इस बार एक फर्क अच्छा। है। जो इससे पहले इसराइल जो भी जिन चीजों से वो हटता रहा है, वो पहली बात तो ये है कि वो किसी एक मुल्क या किसी एक फ्रीक के साथ वो बातचीत करता था और उससे मुकर जाता था। ये जो इस वक्त जी सिचुएशन है, इसका गारंटर, एक्चुअल गारंटर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी सदर। जी जी अब मामला ये है जी कि ये जो बाकी फैसिलिटेटर हैं ये वहां मौजूद थे। मिस्र, तुर्की और कतर के जो सालिसकार हैं, वो तमाम जो सालिस हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ तय हुआ है। इसके ऐसे अंदर ही है। यकीनन अभी फलस्तीनी रियासत का मामला नहीं आया, जो हमास के गैर मुसल्लह होने का मामला नहीं आया, टेक्नोक्रेट हुकूमत की जो बात है वो नहीं आई। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कल जो जिसके ऊपर ये मुज़ाकरात जो है वो स्टक हो गए थे, वो था कैदियों का जो तबादले का मामला, मुनसिफाना कैदियों का तबादला। वो वहां पे अड़ा हुआ था, लेकिन वहां से जब ये निकल आए हैं तो इससे ये इंपॉर्टेंट पहलू है कि भाई वो 250 लोग जो अदर देन वो जो जंग के बाद के हैं, जो पहले उम्र कैद जिनको सजाएं हुई नहीं है, उम्र कैद हुई है, और उनमें एक बड़े नामवर शख्स हैं मरवान बरगोसी, जिनके बारे में कहते हैं मुस्तकबिल के वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं फलस्तीन के। यानी वो इस तरह के साहब हैं जिनके ऊपर तमाम तर जो तंजीमें हैं फलस्तीनी, वो भी इवन के जो उनका रैंक जो है वो जो इस वक्त वेस्ट बैंक पे जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे भी ज्यादा जी उनको जी कंसिडर किया जाता है। तो अगर वो उनको भी इसमें रिहाई मिल गई तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमास की। हमास अभी भी सक्सेसफुल इस पॉइंट से रही है। देखिए, सबसे पहला मामला ये था कि वहां कत्लो गारत रोकी जाए, जो रोकने में कामयाब हो गए हैं ये ममालिक।
अब दूसरा मामला इनखला का, वो भी यकीनी बनाया जा रहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप इनखला बनाया जाएगा। ये दो मेजर स्टेप थे जो हो गए हैं। जो इसराइल इससे पीछे इसलिए भी नहीं हट सकता कि यरगमालियों के बाद भी अगर वो ये करेगा, इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो उसके पीछे खड़ा है और वो अमेरिका है। अगर उसने ट्रंप को नाराज किया तो फिर इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सिर्फ मामला ये ठीक हो फलस्तीन गया। की हद तक नहीं रुकेगा। इसराइल की अपनी माशी हालत ऐसी नहीं है कि वो जो है वो अमेरिका के बगैर सरवाइव कर सके, और फिर मगरबी ताकतें सारी खिलाफ हो चुकी हैं। इसलिए इसराइल के सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो अमेरिका के साथ इत्तेहादी के तौर पर उसकी बातें मानकर आगे चले। अगर अमेरिका को नाराज कर लिया तो फिर उसके लिए अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। बहुत सारी मुश्किलात उसके अपने लिए होंगी। आप इस सारी चीज को अली फुरकान साहब किस तरह से देखते हैं? पहले तो ये कि बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करना ही मुश्किल है कि इसराइल जो है वो अपने वादों पर अमल दरामद कर रहा होगा। बहुत सारे लोग, अली फुरकान साहब, हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ नोबेल इनाम हासिल करने के लिए कर रहे हैं, और हो सकता है कि उसके बाद सिचुएशन जो है वो एकदम से फिर से पलट जाए। इस पर सर आपकी राय? और फिर एक और जो बहुत बड़ी चीज बहुत सारे ममालिक में, इवन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, वो ये है कि क्या जहां तमाम शराइत तय की गई हैं, बाकी मुल्कों को इतमाद में लिया गया है, वहां इसराइल को तस्लीम करते हुए भी बहुत सारे ममालिक और दिखाई देंगे? ये भी इन शराइत में शामिल है, उनकी शराइत में, अली फुरकान साहब? जी, अभी अगरचे इसकी जो माहिदे की तफसीलात हैं मुकम्मल तौर पे वो सामने नहीं आई हैं। ये सवाल हाँ। तो बहुत आगे का है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस अमन माहिदे का हवाले से बराह रास्त इसका वो हिस्सा होंगी ये मामलात। जी। इसके साथ जुड़े हुए जी। जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस माहिदे के हाँ। ऊपर जो सवालात हैं जिनका भी आना सवाल बाकी है, उनमें हमास का गैर मुसल्लह होना, इसराइली फौज जी। का वहां से इनखला, और वो किस तरीके से होगा, मुकम्मल इनकलाब, जिस तरीके बिल्कुल। से जो कैदी हैं उनके ऊपर तो इत्तफाक हुआ है कि जो हाँ। यरगमाली हैं, जो कैदी हैं, उनकी रिहाई जो है वो लाई जाएगी, अमल किया जाएगा, सीज फायर के ऊपर बात हुई है। लेकिन बिल्कुल ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस हवाले से शकूक व शुबात मौजूद हैं सीज फायर के ऊपर अमल दरामद के हवाले से। चूंकि इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि 18 जो मार्च को जो सीज फायर था उसकी वायलेशन इससे पहले भी एक दफा हो चुकी है, मार्च में होने वाले माहिदे की। इसराइल उसकी वायलेशन कर चुका है, ये अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं नुसरत साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इसराइल के लिए अब की बार इतना आसान नहीं होगा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नाराज करें। ये इतलात हमारे सामने मौजूद हैं वाशिंगटन से। जराया ठीक हो ब्लाग गया। भी इसका इसराइल के लिए अब की मुख्तलिफ दफा बातों पर इजहार प्रेसिडेंट कर ट्रंप चुका को है। नाराज करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसराइल में इजरायली वजीर आजम से कहा जा रहा है कि वहां की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर जो इंतहा पसंद है वो नाराज हो सकते हैं। जुल्फकार राज साहब, आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अपनी जो वजारत उज़्मा है इसराइल में नेतन्याहू की, वो खतरे में पड़ चुकी है? मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहे हैं ये हमेशा से अमेरिकन शय पे ही करते हैं, और जाहिर है उनका हम्म। बच्चा है और उसको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से कोई ट्रंप का बहुत ज्यादा वो प्रेशर लेते हैं। ये ट्रंप साहब अब भी जो आए हैं वो बेसिकली इसराइल को रेस्क्यू करने ही आए। और ईरान की ठीक। भी जब जंग थी, आपको याद होगा कि पहले अमेरिका चुप करके बैठा रहा, लेकिन जब ईरान ने जरा कुट लगाई तो फिर अमेरिका बीच में कूदा और फिर उसने सुलह करवा दी। अभी जब हमारे फलस्तीन के बच्चे मारे जा रहे थे तो $11 बिलियन अमेरिका ने इमदाद की इसी नेतन्याहू को उन बच्चों को मारने के लिए। और ये पेपर तो अब सामने आ गए हैं, यानी अमेरिका वो सारी इमदाद भी दे रहा है और उनको मरवा भी रहा है, फिर उन लाशों के ऊपर खड़ा होके वो अमन का वो नोबेल इनाम भी लेना चाह रहा है। ये तो मैं समझता हूँ एक डबल स्टैंडर्ड है उनका। और अभी भी ये सारा जो प्रोजेक्ट है इसको मैं इसी तरह से ही देखता हूँ कि ये बेजाहिर तो कहा जा रहा है कि जो अमन कायम होगा वहां पे फलस्तीन के अंदर जंग बंदी होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये इसराइल को तस्लीम करने का ही प्रोजेक्ट है। ये इब्राहिम अकार्ड की बात ट्रंप साहब बड़ी बेमांगे दोहल कर चुके और वो कह चुके हैं कि उसी चीज का हिस्सा है। पाकिस्तान ने भी उसी पे बात की है, अरब कंट्रीज भी उसी पे बात कर रहे हैं, और इब्राहिम अकार्ड बड़ा क्लियर है कि जिस ठीक हो गया। पे इसराइल को तस्लीम किया जाएगा सेकंड मरहले के अंदर। तो मुझे लगता यूं है कि ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है, इस ड्रामे के बाद
नेतन्याहू को काबू करना या उसको पाबंद करना बड़ा ही मुश्किल होगा। और यही वजह है हमास बार बार रिजर्वेशन का इजहार कर रही है कि जी हमारा दुनिया में जितने लोग बैठे हुए हैं, एक तो उनको बचाया जाए, कोई इंटरनेशनल गारंटी दी जाए कि हमें कत्ल नहीं कर दिया जाएगा, फिर इस बात की गारंटी दी जाए कि वहां पे दोबारा ये जंग शुरू नहीं हो जाएगी, फिर इस बात की गारंटी दी जाए कि फौजें वाकई निकल जाएंगी और स्टेट वहां पे खड़ी होगी। तो अभी तो फलस्तीन रियासत का जो क्याम है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। अभी कुछ चीजों पे इत्तेफाक हुआ है, आगे जाके क्लैरिटी होगी। ठीक है, आगे जाकर मामलात जो है वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इम्तियाज फरहान साहब, आप भी यही समझते हैं या आपको लगता है कि नहीं, मामलात अब सिर्फ मुस्बत और सही समत में ही जाएंगे? देखें आसमा, अभी हमास भी पीछे नहीं हट सकती, नेतन्याहू भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सिर्फ अमेरिका मौजूद नहीं है, बल्कि आपने देखा कि यूएनओ के इजलास के मौके पर जो इस्लामी सिलेक्टिव इस्लामी कंट्रीज के सरबराहान, जिसमें तैयब अर्दवान और ये जो हमारे ट्रंप है, इन्होंने प्रेजाइड किया था, यानी को चेयरमैनशिप थी उस वक्त, को हेड किया था, और ये तमाम लोगों से कमिटमेंट हुई थी। उसमें वन पॉइंट ही एजेंडा यही था सिर्फ कि फलस्तीन में क्या किया जाए, किस तरह से मामलात, उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है। और दूसरा, आपको याद होगा हमास ने एक बात कही थी जब लास्ट टाइम बात हुई थी कैदियों के तबादले की, तो उसने कहा था कि जंगबंदी की जाए ताकि हम मलबा हटवाएं और देखें कि बहुत सारे कैदी जो हैं वो बॉम्बिंग में मारे जा चुके हैं, इसराइली बॉम्बिंग। ये खामखा का सेंटेंस नहीं है, ये बहुत मैटर करता है सेंटेंस, और जो कि वो रिकॉर्ड पे ले आए और आलमी रिकॉर्ड पर लेकर आए कि बहुत सारे कैदी शायद मारे जा चुके हैं और वो भी इसराइली बॉम्बिंग में मारे जा चुके हैं। तो हम उनको देखेंगे कि आया कहाँ मौजूद है, आइडेंटिफाई करें। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि जो गैप आया जब गुफ्तगू शुरू हुई, तो जो मुख्तलिफ दोस्तों से राब्ते होते हैं, राब्तों से मुराद ये कि जाहिर है कि आप और हम सब ये साफी बैठते उठते हैं जो जिनके कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, तो हमास अब तक अपना एक दूसरा नेक्सस कायम कर चुकी है। इस नेक्सस से बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट। और फिर जो नौशाद भाई शायद बात कर रहे थे कि जो एक उम्र के जो ये बोले कि कैदियों का तबादला होगा, तो हमास के जितने कैदी हैं वहां पे 30% क्या 70% वो है जो कमांडर साइड से, यानी वो कमांड करते रहे, कहीं ना कहीं किसी एरिया को कमांड करते रहे। और उसमें वो भी शामिल है कि जो जिसका नाम नौशाद साहब ने कहा कि वो बिकमिंग फलस्तीन प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं और उनके जरिए बहुत सारे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमास अपनी तैयारी पर मौजूद है और उसने अपना एक नेक्सिस, बाद में क्या होगा कि दुनिया भर में उसके जो लोग मौजूद हैं जिनको मारा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल अटेम्प्ट किया जा सकता है। उनके लिए भी बंदोबस्त है कि जाहिर है कि उनकी आईडीज चेंज है, सारी की सारी चीजें हमास भी शिफ्टिंग पे चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए सही कहा जा रहा है, अब वो इस तरह नहीं हट सकता पीछे। सिर्फ अब अमेरिका से उसकी डील नहीं है, इस्लामी ममालिक भी बीच में और उसके गारंटर भी। ये सारा मुआहदा कर लेने के बाद इस मुआहदे से हटना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब ये आप तमाम लोगों की राय है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नौशाद अली साहब, अली फुरकान साहब, जुल्फकार राज साहब, इम्तियाज फरहान साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। कमिंग मंडे ईद के रोज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।